स्वागत है आप सभी का टीची मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं EMRS का 13 दिसंबर 2025 को पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। 20 क्वेश्चन जो है इस पेपर में पूछे गए कंप्यूटर को लेकर, उनका एनालिसिस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके क्या है, EMRS का पेपर था जिसमें 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। इन्हीं को हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये पेपर आपको जो है क्लियरली विजिबल ना हो पाता, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैंने क्या करवाया है, टाइप करवा लिया है, ठीक है, ताकि आप भी क्लियरली यहां पर समझ पाए। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को, और यहां पर आप सभी समझेंगे एक एक क्वेश्चन को डिटेल कंसेप्ट के साथ में। आइएगा स्टार्ट करते हैं। EMRS 13 दिसंबर 2025 ये आपका एग्जाम हुआ था। इसको स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी कि साइबर अपराध में कौन सा नहीं आता, ये पूछा गया है। हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुराना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक धमकी भरे संदेश पोस्ट करना कि किसी को आप धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये आपका साइबर अपराध में आता है। अधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी के बैंक खाते से धनराशि स्थानांतरित करना, कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं, किसी के बैंक अकाउंट से अथॉराइज करके एक्सेस करके जो है क्या कर रहे हैं, राशि को कलेक्ट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो ये भी आपका साइबर अपराध में आता है। किसी और की यहां पर लोगों की ईमेल लिखकर पैसे मंगवाना, कि किसी दूसरे की आईडी यूज करके आप सामने वाले से क्या है, पैसे मंगवा रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपके लिए साइबर अपराध है। लेकिन कौन सा नहीं है, हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई और खाली हार्ड डिस्क चुरा लेना डाटा को स्टोर करने के लिए। तो कंप्यूटर से यहां पर डाटा को स्टोर करने के लिए जब चोरी की जाती है तो ये चोरी नहीं कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि साइबर अपराध में नहीं आता है। तो नहीं के लिए पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मैलवेयर क्या है, जो कि हमारे सिस्टम में क्या कर देता है, यहां पर फाइल्स को डैमेज कर देता है, कंप्यूटर में डस्ट ले आता है, तो ये क्या है, मैलवेयर है। इसको कैसे बचाया जाता है, देखिए यहां पर कंपाइलर के माध्यम से, कुकीज के माध्यम से, फायरवॉल के माध्यम से, डिस्क क्लीनर के माध्यम से। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, ताकि आगे EMRS के बच्चे जो भी एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए हेल्पफुल हो पाए ये वीडियो। और KVS और NVS के अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर हजारों की संख्या में मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं YouTube चैनल पर, तो उनको भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अब तक मेरी जो है 20 से 21 क्लासेस हो चुकी है YouTube पर KVS और NVS को लेकर कंप्यूटर की, जिसमें से यहाँ पर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। 15+ क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से मिल जाएंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो भी आपके लिए रहेगी। कंपाइलर प्रोग्रामिंग कोड को मशीनी भाषा में बदलता है, सुरक्षा से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। कुकीज वेबसाइट की जानकारी स्टोर करती है और मैलवेयर से सुरक्षा नहीं देती, तो ये दोनों तो है ही नहीं। फिर आपका आता है डिस्क क्लीनर, अनावश्यक फाइलें हटाता है और मैलवेयर रोकने का काम नहीं करता, तो ये भी नहीं करता है। लेकिन फायरवॉल कंप्यूटर और नेटवर्क को अधिकृत एक्सेस और हानिकारक ट्रैफिक से क्या करता है, बचाता है, कि यानी कि जो भी यहां पर डैमेज करने वाली चीज हमारे कंप्यूटर में, सिस्टम में आ रही है, उसको रोकने का काम करती है, हमारे कंप्यूटर को डैमेज होने से बचाता है, हमारी फाइल को सेफ रखता है। तो वो कौन करता है, फायरवॉल करता है। यह आने जाने वाले डाटा को फिल्टर करता है और संदिग्ध गतिविधियों को क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बाकी इसकी डिटेल थ्योरी भी मैंने जो है अपनी क्लास में करवाई हुई है, तो आप YouTube चैनल पर जाकर ही देख सकते हैं। चलिए तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, किसका पूछा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूछा है। मैंने सभी यहां पर सॉफ्टवेयर बताए हैं, चाहे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, तो सभी को डिटेल में आप देख सकते हैं टीचिंग मंत्रा की प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट देखिएगा। जो भी अभ्यर्थी आगे EMRS के एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर KVS और NVS वाले यहाँ पर स्टूडेंट हैं, तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण पूछा है। MS वर्ड होता है, जो यहाँ पर ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल है, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, यहाँ पर एक लैंग्वेज है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, विंडोज सिस्टम, ये क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर
क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है जी। आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, विंडो है, एंड्रॉइड है, मैकोस है, iOS है, लिनक्स है, ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए यहां पर अभी अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा था, अब इसने पूछ लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला और दूसरा मैंने आप सभी को बताया था ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिन्हें आप इस्तेमाल करते हो, चाहे आपका MS पावर पॉइंट हो गया, चाहे आपका MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहां पर पूछा है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस नहीं भाई, ये तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बायोस भी नहीं है, MS पावर पॉइंट, अभी अभी मैंने आपको बताया ना MS पावर पॉइंट क्या होता है, यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ना ही डिवाइस ड्राइवर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कौन कौन से हैं यहां पर देखिएगा, MS वर्ड हो गया, यहां पर MS पावर पॉइंट हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, आपका गूगल क्रोम हो गया, आपका VLC मीडिया प्लेयर हो गया, यहां पर फोटोशॉप हो गया, जिसमें आप क्या देखते हैं, यहां पर फोटोशॉप में क्या देखते हैं, यूट्यूब पर जितनी भी थंबनेल्स लगी होती है, यानी कि जो अब आज मेरी क्लास की थंबनेल भी लगी हुई है, जो इवेंट लगा हुआ है, वो किस में बनाया जाता है, वो फोटोशॉप में बनाया जाता है। ठीक है, स्काइप हो गया, नोटपैड हो गया, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, और ये जितनी भी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाई है, कि मैंने यहां पर अपनी यहां पर प्रेजेंटेशन में टीचिंग मंत्रा लिखा, फिर मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, फिर मैंने मेरा नाम लिखा, और फिर मैंने यहां पर आपके क्वेश्चंस को रखा और यहां पर आपकी एग्जाम की डेट मेंशन कर दी। ये सब किसमें बना, ये पावर पॉइंट में जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और इनको डिटेल में मैंने जो है क्लासेस में करवाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नवीनतम संस्करण के MS वर्ड के दस्तावेज का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, PPTX है, डॉक्स है, TXT है, या फिर XLX है। तो यहां पर समझिए इसको, सबसे पहले देखिए, पहले क्या था, डॉक्स, ये आपके कब के हैं, 2003 के हैं। ठीक है जी, ये जो एक्सटेंशन है ना 2003 के हैं। MS वर्ड को पहले डॉक बोला जाता था, एक्सेल शीट को पहले यहां पर XLS बोला जाता था, पावर पॉइंट को PPT बोला जाता था, और PDF रीडर को PDF बोला जाता था। ये कब की बात है, 2003 की है। लेकिन 2007 में इनके एक्सटेंशन को बदलाव दे दिया गया। फिर क्या कर दिया गया, यहां पर डॉक्स कर दिया गया, एक्सेल एक्स कर दिया गया, PPT एक्स कर दिया गया, लेकिन PDF में कोई भी बदलाव नहीं आया है। ये अब भी PDF के नाम से ही जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब पूछा था यहां पर MS वर्ड का, तो MS वर्ड के लिए क्या करते हैं, डॉट डॉक्स करते हैं, डॉट डॉक्स का जो है यहां पर एक्सटेंशन यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये सभी एक्सटेंशन आपको जो है ध्यान होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपका नेक्स्ट रिपीट फिर होगा जो आने वाले EMRS एग्जाम है। चलिए, इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ब्राउजर का किया जाता है, HTML का किया जाता है, IP एड्रेस का किया जाता है, या फिर URL का किया जाता है। क्या पूछा इसने, विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। देखिए, कोई भी वेब पेज को सर्च करना होता है तो वो हम किस में करते हैं, URL में करते हैं। URL जैसे कि आप गूगल क्रोम खोलते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको ये दिखाई देता है URL, जिसमें आप किसी भी प्रकार का लिंक डालते हैं तो वो सर्च करने के लिए आप डालते हैं कि ये हमारे सामने आ जाए। URL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहां पर ये भी आपको पता होने चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि ये क्या काम करता है, किसी भी रिसोर्स को लोकेट करने का काम करता है। तो यहां पर ये किसमें करता है, आपके गूगल क्रोम में करता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चलिए सॉरी ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी इस्तेमाल होगी, कंट्रोल प्लस में P होगी, कंट्रोल प्लस में C होगी, कंट्रोल प्लस X होगी, कंट्रोल प्लस V होगी। तो यहां पर देखिएगा, जब भी कॉपी करने का काम आता है तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस C का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस C का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाकी सभी कीज के बारे में मैंने जो है क्लासेस में भी बताया हुआ है, इस माध्यम से कंट्रोल C होगा तो कॉपी होगा,
कंट्रोल सी होगा तो कॉपी होगा, कंट्रोल जेड होगा तो अंडू होगा, कंट्रोल एक्स होगा तो कट होगा, कंट्रोल वी होगा तो पेस्ट होगा, कंट्रोल ए होगा तो सिलेक्ट ऑल होगा, कंट्रोल एफ होगा तो फाइंड होगा, कंट्रोल ओ होगा तो ओपन फाइल होगा, कंट्रोल ई होगा तो सेंटर यहां पर टेक्स्ट होगा, कंट्रोल आई होगा तो यहां पर इंटलाइज टेक्स्ट होगा, कंट्रोल यहां पर जे होगा तो यहां पर जस्टिफाई अलाइन होगा, फिर यहां पर देखिएगा कंट्रोल एक्स होगा तो यहां पर डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल यहां पर यू अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए किया जाता है, कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए किया जाता है, कंट्रोल पी आपके प्रिंट के लिए किया जाता है, कंट्रोल बी यहां पर बोल्ड टेक्स्ट के लिए किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी कीज हैं, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ना बने अब तक कोई एग्जाम मैंने ऐसा देखा ही नहीं है। जहां पर भी कंप्यूटर पूछी जाती है शॉर्टकट कीज में, यहां पर इन शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इन शॉर्टकट की को लर्न कर लीजिएगा और मेरी क्लासेस में मैंने डिटेल में इन्हें समझाया हुआ है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखिएगा राइट आंसर आप पहचान गए, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। कहता है कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस संदर्भित करता है, यानी कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप एड्रेस होता है, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या फिर अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। वो किस चीज का होता है, लाइट पेन का होता है, जॉयस्टिक का होता है, वेब कैम का होता है, या फिर स्कैनर का होता है। तो समझिए इसको यहां पर, तो ये आपका किस में होता है, आपके इनपुट डिवाइसेस में होता है। इनपुट डिवाइसेस में कौन सा डिवाइस होता है जो कि गेमिंग और सिमुलेशन में काम आता है, जो कि क्या है, कर्सर को यहां पर इधर उधर करने के भी काम आता है। जो आपका क्या है, जॉयस्टिक है। आप ये देख पा रहे हैं जॉयस्टिक है, बचपन में तो बहुत ही खेले होंगे जॉयस्टिक से, जिसमें आप क्या करते हैं, गेमिंग खेलते हैं। इस रिमोट को आप पकड़ते हैं, जॉयस्टिक वाले यहां पर इसको रिमोट को पकड़ते हैं और गेमिंग खेलते हैं इधर उधर करते हुए, ताकि स्क्रीन पर कोई भी हमारा जो है ये चीज आउट ना हो, है ना। खेलते हैं ना, कोई पर्सन जा रहा है, वो गाड़ी के ऊपर कूद रहा है, पेड़ों पर चढ़ रहा है, इस प्रकार से गेमिंग करते हैं। उस पर्सन को टारगेट करते हुए आप रिमोट को कंट्रोल करते हैं कि वो सही डायरेक्शन में चले और हम यहां पर जीत जाए। तो वो किस माध्यम से होता है, जॉयस्टिक के माध्यम से, यानी कि गेमिंग को आप किससे खेलते हैं, जॉयस्टिक के माध्यम से खेलते हैं। तो यहां पर पूछा यही था, गेमिंग और सिमुलेशन किया जाता है तो आपका जॉयस्टिक से किया जाता है। किससे किया जाता है, जॉयस्टिक से किया जाता है। बाकी ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको सभी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख पाएंगे। चलिए देखिए, यहां पर पूछा है क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण कौन सा है। मेमोरी स्टिक है, पेन ड्राइव है, वन ड्राइव है, या फिर हार्ड डिस्क है। तो आपको बताना है क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण कौन सा है। तो यहां पर देखिएगा क्लाउड स्टोरेज होते कौन कौन से हैं। आपका वन ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, उबंटू हो गया, या फिर ड्रॉप बॉक्स हो गया। ये सभी क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। कौन से हैं, क्लाउड स्टोरेज है। तो यहां पर आप क्या पहचाने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वन ड्राइव जो है क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। वन ड्राइव क्या है, आपका क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है जी, बाकी सभी क्या है, फिजिकल स्टोरेज है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो तीन दिए हुए हैं ये क्या है, फिजिकल स्टोरेज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है। डेटाबेस को किया जाता है, स्प्रेडशीट को किया जाता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड को किया जाता है, या फिर वेब पेज को किया जाता है। तो यहां पर आपको बताना है डॉक्यूमेंट है जिससे सामान्यतः वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है। देखिए वेब ब्राउजर होते कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर हैं और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है वो उसके माध्यम से, किसके, वेब पेज के माध्यम से। किसके माध्यम से, वेब पेज के माध्यम से। तो वेब ब्राउजर को ही वेब पेज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़िए। नेक्स्ट कहता है आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है क्योंकि यह पारस्परिक पुस्तकालयों को अप्रचलित बना देता है, जानकारी तक तेज पहुंच
स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा देता है, हार्डवेयर की लागत कम करता है या फिर कक्षाओं में शिक्षक की भागीदारिता को न्यूनतम कर देता है। तो बताएंगे यहाँ पर पूछा क्या है, आईसीटी को ज्ञान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना है, ज्ञान के लिए माना है। भाई आईसीटी आजकल इतनी मतलब तेजी से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कितनी तेजी से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है यूट्यूब पे तुरंत एक कोई टीचर आ जाता है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। या फिर क्लासेस को भी आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरी क्लास हो रही है क्लासेस को भी देख पा रहे हैं, किस माध्यम से देख पा रहे हैं, आईसीटी के माध्यम से। तो ये आपकी नॉलेज को क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है। तो एनहांस कर रहा है, तेज कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा हमें देता है, जिससे हमारा ज्ञान क्या है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई सही से इस्तेमाल करे इसका तो ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सकता है। भाई जो मिसयूज करे, सारा दिन क्या है यहाँ पर रील्स को देखे स्क्रॉल करे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सारा दिन घूमता रहे, तो उनके लिए तो देखिए फिर कोई यूज नहीं है। जो सही मायने में यूज करे तो उसके लिए काफी ये जो है बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, कहता है आईसीटी में डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है। ये परस्पर बदलने योग्य पद है। भाई डाटा है या इंफॉर्मेशन है, इनको बदला नहीं जा सकता। कैसे, अभी देखते हैं। डाटा कच्चे तथ्य हैं, इंफॉर्मेशन संसाधित अर्थपूर्ण है। डाटा पुस्तकों में संग्रहित होता है, इंफॉर्मेशन केवल ऑनलाइन होती है। डाटा अर्थपूर्ण है, इंफॉर्मेशन कच्चे तथ्य होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है डाटा को और इंफॉर्मेशन को, ये क्या होते हैं। यहां पर देखिएगा, आईसीटी में डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर को पहले समझिए। डाटा क्या है, कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स होते हैं, जिनका अपने आप में कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। जैसे कि 85 है, 90 है, 75 है, ये क्या है, नंबर्स है, नॉर्मल नंबर्स है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा को संसाधित करने के बाद जो अर्थपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि छात्र का औसत अंक कितना है, 83% बना है, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन में आता है। ये इसका जो है डिफरेंस है। अब यहां पर आप बता पाएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या है, डाटा क्या है, डाटा क्या है, रो है, कच्चे तथ्य हैं। ठीक है, कच्चे तथ्य हैं, रो फैक्ट्स हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, संसाधित और अर्थपूर्ण है। तो आप डिफरेंसेस समझ ही गए होंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है ऑल। चलिएगा नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में आईसीटी के एकीकरण को सबसे अच्छा दर्शाता है। फोटोकॉपी की गई नोट्स वितरित करना, कि आप किसी फोटोकॉपी को क्या कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसमें आईसीटी का रोल क्या हुआ। भाई मेरे पास नोट्स हैं, है ना, मेरे पास नोट्स हैं, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए ये मेरे नोट्स हैं, है ना, मैं क्या कर रही हूं, इनकी सभी को कॉपी करा के वितरित कर रही हूं। तो क्या ये आईसीटी में आएगा, तो इसमें टेक्नोलॉजी का तो कोई रोल ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं। ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्विज आयोजित कराना, भाई मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन, टीटी मंत्रा एप्लीकेशन है, उस पर मैं आपको मॉक टेस्ट देती हूँ, क्विज कराती हूँ, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से हुआ ना, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ, वो कंप्यूटर के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से हुआ। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही इसने। पाठ्य पुस्तकों को जोर से पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक जैसे कि अभी मैंने आपको एक दिखाई, बुकलेट के माध्यम से पढ़ाना, तो कंप्यूटर का कोई रोल नहीं। चौक और ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, भाई चौक और ब्लैक बोर्ड का, भाई ये तो मेरा डिजिटल बोर्ड है, इसके माध्यम से कह सकते हैं आईसीटी है। लेकिन जब हम वो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, जिसपे हम व्हाइट चौक से पहले लिखते थे, तो उसका भी आईसीटी में कोई रोल नहीं है। सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही बनेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज आयोजित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार ऑनलाइन खाते के लिए एक अच्छे पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। यहां पर देखिएगा सबसे अच्छा पासवर्ड पूछा गया है, किसके लिए, साइबर सुरक्षा के लिए। सबसे पहले इनको हम समझेंगे, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा आंसर आप नहीं कर सकते। तो आइएगा, जिन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, उनको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिन्हें क्लियर है वो आंसर यहां पर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार एक अच्छा पासवर्ड वह होता है जिसमें बड़े अक्षर यानी कि A to Z हो, छोटे अक्षर A to Z हो, अंक हो 0 से 9 तक के, और विशेष
चिन्ह हो, जिसमें आपका @ हो गया, % हो गया, स्लैश आदि हो गए, कोई सामान्य नाम शब्द न हो, ये सभी का जो है यूज होना चाहिए। विकल्पों का विश्लेषण यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं ANN, ये जो आपका पहला ऑप्शन था, नाम आधारित या फिर कमजोर ये पासवर्ड होते हैं, बहुत सामान्य पैटर्न वाले होते हैं जो आपका बी ऑप्शन है। जो आपका सी ऑप्शन है, प्रसिद्ध नाम पैटर्न के लिए यूज किया जाता है। जो आपके यहां पर क्या है, अक्षर हैं, अंक हैं, आपने देखा ना, अक्षर हैं, अंक है और विशेष चिन्ह है। विशेष चिन्ह है, ये क्या होते हैं, संयोजन होते हैं, और यही पासवर्ड क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पर यही पूछा गया था, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अक्षर, अंक और आपके विशेष चिन्ह समाहित हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कहता है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आमतौर पर भाषण होता है, जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है, तथा जो सामान्यतः एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है, उसे क्या कहते हैं। पॉडकास्ट कहते हैं, ईमेल कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो यहां पर इसको जो है समझेंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। पर्सन जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात की गई है, जिसमें आमतौर पर भाषण वार्ता होती है, जिसे डाउनलोड स्ट्रीम किया जा सकता है, अक्सर श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉडकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉडकास्ट कहते हैं। और ईमेल किस लिए होता है, लिखित संदेश होता है, ऑडियो श्रृंखला इसके अंदर नहीं होती है। ब्लॉग क्या होता है, लेख टेक्स्ट आधारित होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, लाइव वीडियो संचार होता है, जो कि आजकल आप टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, यहां पर लाइव कॉन्फ्रेंस एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, अब आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ब्राउजर का उदाहरण है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, या फिर सफारी है। तो आपको बताना है कौन सा ओपन सोर्स ब्राउजर है। बताएंगे जल्दी से, यहां पर ओपन सोर्स ब्राउजर जो है हमारा कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो आपके वेब ब्राउजर हैं, ठीक है, ये वेब ब्राउजर हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स ब्राउजर कहा जाता है, जिसमें आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एप्पल सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, पूछा है कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में HTTP के संक्षिप्त नाम में H का अर्थ क्या है। देखिए सबसे पहले आपको HTTP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आपके दो प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक होता है HTTP होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। एक आपका होता है HTTPS होता है। ठीक है, S का मतलब क्या होता है, तो यहां पर मैंने बताया हुआ है, S का मतलब होता है सोर्स। ठीक है, सिक्योर, सॉरी सिक्योर होता है। ठीक है जी, सिक्योर होता है। आप देखेंगे ना, जो आपकी ऑफिशियल साइट्स हैं, चाहे आपकी EMRS की है, KVS की है, CBSE की है, NVS की है, तो सभी साइट्स का जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है तो आप उन साइट पर क्या देखते हैं, HTTPS लिखा होता है। HTTPS यहां पर CBSE डॉट यहां पर जो है आपकी साइट लिखी होती है, तो ये PSQ लिखा होता है। ये आपको ध्यान देना है कि यहां पर ये चीज इसलिए लिखी होती है क्योंकि ये साइट क्या है, आपकी सिक्योर है, ऑफिशियल है, जहां पर आपको ऑफिशियल डाटा मिलेगा, इसलिए जो है HTTPS लिखा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर पूछा है H का मतलब क्या है, तो H का मतलब होता है हाइपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपसे यहां पर S की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि दो ही प्रोटोकॉल है हमारे। तो नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछ लेगा कि HTTPS में S की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वहां पर सिक्योर होती है, इस बात को दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस पूछा है, स्पीकर है, बार कोड है, प्लॉटर है, यहां पर LED स्क्रीन है। तो देखिएगा यहां पर इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका माउस है, OCR है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैकबॉल है, MICR है, आपका कीबोर्ड है, ठीक है, टच पैड है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है। तो अब
अब आपने क्या देखा, बार कोड रीडर, ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी क्या है आउटपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर आप देखते हैं, आप कभी मतलब शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स वगैरह में मोस्टली देखने को मिलता है, आजकल कई दुकानों पे भी आ चुका है बट मॉल्स में सबसे ज्यादा रहता है कि कोई आप कपड़ा खरीदते हैं या फिर कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वहां पर उसके ऊपर ना बार कोड यानी कि आपके जो प्राइस है उनके लिए बार कोड लगा होता है, तो वो क्या करते हैं स्कैन करते हैं यहाँ पर बार कोड को और वहां पर उनके प्रिंट में जो है निकल कर आ जाता है कि इसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो वहां पर ये यूज किया जाता है बार कोड रीडर को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, यह एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर, ग्राफिक, रास्टर इमेज या फिर अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है। तो वो किस में होती है, टेक्स्ट में होती है, ऑडिटी में होती है, डॉक्स में होती है या फिर पीडीएफ में होती है। तो देखिएगा जहां पर क्या होते हैं फिक्स्ड लेआउट होते हैं, फ्लैट दस्तावेज होते हैं या फिर आपके टेक्स्ट होते हैं, फॉन्ट होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स होता है, ये सभी किस में आते हैं आपके पीडीएफ में आते हैं, ये किस में आते हैं पीडीएफ में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? तो देखिए यहाँ पर काफी इजी लेवल का पेपर जो है ये पूछा गया था, तो आई होप आपका पेपर जो है अच्छा हुआ होगा और आगे वाले बच्चों को यहां से जो है बहुत ही हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के पूछे गए हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो पेडागोजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये 50 क्वेश्चन तो थे आपके एग्जाम वाले 13 दिसंबर को जो हुआ है। ठीक है, बाकी आगे जितने भी बच्चे हैं चाहे एएमआरएस के हैं जिनको आगे एग्जाम देना है या फिर जो केवीएस एनवीएस के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इन सभी को मैं बता दूं कि एएमआरएस में अब पेडागोजी आपने देख ली पूछी गई है और आप सभी को मैंने यहां पर बताया था कि हम पेडागोजी की यहां पर मैराथन जरूर करेंगे ताकि हम इन क्वेश्चन से पीछे ना हटे। ठीक है जी, तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं। इसके लिए जो है आज शाम 7 बजे जो है आपकी महामैराथन, जो कि 4 दिन पहले ही इवेंट लग चुका था, तो पेडागोजी कंप्लीट हम करने वाले हैं। एक बड़ी मैराथन होने वाली है जिसमें हम सभी सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, जो कि कंप्यूटर पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो आप सभी जुड़ेंगे आज शाम 7 बजे मेरे साथ टीजी मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आगे के जितने भी पेपर्स होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे, सभी को डिस्कस मैं करूंगी हमारे इस चैनल पर, तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।